अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत के साथ होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और फिटफाट होंगे और जहां भी कहीं होंगे अपनों के साथ हमारे ये प्रोग्राम सिटी एट 10 सुबह का आगाज़। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और जनाब सुबह का जब आगाज़ होता है, जैसे मैंने हमेशा ही अर्ज़ करते आया हूँ कि हर इंसान कुछ ना कुछ नए दिन के आगाज़ में कुछ नई नई जो है तरीक़ेकार अपनाता है और वो तमाम वो काम जो रह जाते हैं करने वाले होते हैं वो करने के लिए मगन होता है। और ख़वातीन ज़ाहिर है अब सैटरडे है तो ऑब्वियसली फिर कल संडे होगा, तो आज का दिन बड़ा मर्दों के लिए बड़ा खुशाइन एक तरह से होता है कि भाई छुट्टी है, लेकिन जिसकी संडे भी होती है ड्यूटी तो उसके लिए थोड़ा सा यार संडे भी जाना है, क्योंकि जिनके मामलात ऐसे हैं जो आवर्स जो पूरे करते हैं उस हवाले से उनको तो ड्यूटी देनी ही देनी होती है। बहुत से ऐसे महकमे पाकिस्तान में जो कि काम करो इंटरनेशनल भी हैं। तो जनाब अली आगाज़ तो हो ही चुका है और हर चीज़ का आगाज़ करने से पहले हम अल्लाह ताला का बाबरकत नाम से शुरुआत करते हैं। एक दिन एक नेकी में आज क्या पैगाम है मुफ्ती अहमद अली साहब, प्लीज़। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। व अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इज़ा काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खरज मिनल खलाइ क़ाल गुफ़रानक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज का मेरा पैगाम ये है, ज़िंदगी के हर मोड़ पर नबी की सुन्नत को न छोड़ना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब बैतुल खला से बाहर निकला करते थे तो आप ये दुआ पढ़ा करते थे, गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ। अब सवाल ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए, गलती क्या हुई है कि बाहर निकल कर आप फरमा रहे हैं, ए अल्लाह मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब कर रहा हूँ। उलमाए मुहद्दिसीन ने अजीब नुक्ता नक़ल किया, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर पर हमेशा अल्लाह का ज़िक्र जारी हुआ करता था। जब बैतुल खला में आप तशरीफ़ ले गए, इतनी देर आपकी ज़बान पे ज़िक्र जारी ना हो सका। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह तो मुझे मुआफ़ कर दें, मैंने इतनी देर तेरा ज़िक्र नहीं किया। देखे मेरे भाइयों मेरी बहनों, मासूम ज़ात फिर भी ये जुमला कह रही है। हमें चाहिए हम भी कसरत इस्तिग़फ़ार किया करें। अल्लाह मुझे भी आपको भी कसरत इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। सुभान अल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती अहमद अली साहब हमारे साथ अपनी बता रहे थे इस हवाले से। एक दिन एक नेकी, बिल्कुल जी, सब चीज़ें अपनी जगह हैं और हमें भी इनकी पैरवी करनी चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और वैसे भी हम जब वॉशरूम में जाते हैं वैसे में तो हम ये पढ़ते हैं मैंने आउज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, तो बिल्कुल इसको पढ़ें ताकि आप जो है शैतानी चीज़ों से दूर रहें और इज्तनाब करें जनाब अली, और छोटी छोटी बातों को खुद दरगुजर करें और आज के दिन का आगाज़ हर चीज़ का हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करें। तो जनाब अली मैं भी आगाज़ करने जा रहा हूँ। आज की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं आपके लिए तरतीब दी हैं जनाब अली, इसके लिए हम डिस्कस भी करेंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ होंगे। चलते हैं हमारी जनाब अली टॉप स्टोरीज़ की जानिब। मुल्क में अगले माह के आगाज़ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 10 रुपए तक का इजाफा। शहर में गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब होने से चूल्हे ठंडे, घरों में खाना बनाना नामुमकिन हो गया। कतर जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान कतर वीजा फ्री ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया। और PSL 7 में सनसनी और एक्शन साथ साथ पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त दे दी।
विल स्मिथ के जाराना 97 रन भी ग्लेडिएटर्स को फतह ना दिला सके। और जनाब अली, ये है वो तमाम हेडलाइन जिस पे आज हम थोड़ा तफसीली बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब आज़ाद नूरी साहब। आपका खुश आमदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मेहरबानी आपकी। वालेकुम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ ज़बरदस्त। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह है, तो आपने तो कर ही ली है माशाल्लाह, और हमने भी कर डाली है, और आप आ गए, बड़ा मजा आएगा जनाब अली। मैं देख रहा हूँ कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का इम्कान नजर आ रहा है, तो मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें बता दूँ कि मुल्क में अगले माह के आगाज़ पर पेट्रोलियम मसनूआत में 10 रुपये तक का इजाफा जो है वो इम्कान नजर आ रहा है। इंडस्ट्रीज राय के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान है। जरा के मुताबिक 1 फरवरी से डीजल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर और पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर का इजाफा। जरा का कहना है कि 30 जनवरी तक कीमत में उतार चढ़ाव या टैक्सेस में तब्दीली से हतमी कीमत का अंदाजा हो। सर, बिल्कुल माजी में हम सुनते थे या देखते थे, पढ़ते थे, तो अखबारों में या टीवी चैनल पर खबर नशर होती थी या छपती थी जी। वो इस तरह होती थी कि अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने अवाम के लिए बड़ा फैसला कर लिया जी। लेकिन अब देखते हैं टीवी या अखबार में छपी हुई खबर, तो खबर ये होती है कि अवाम के लिए बुरी खबर, वफाकी सरकार ने अवाम पर पेट्रोल बंद कराने का फैसला कर लिया। ठीक है। जो आए दिन पहले फैसले होते थे शाम के खबरें के, लेकिन आजकल फैसले होते हैं रात को, जब आवाम नींद में सोई होती है और सुबह पता लगता है कि भाई पेट्रोल जो कीमतें बढ़ चुकी है, तो आवाम को मजीद जो पेट्रोल पहुंचने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है। मौजूदा सरकार के हवाले से देखा जाए तो ये एक मामूल का हिस्सा बन चुका है शहरों के लिए या आम अफराद के लिए जो इस मुश्किल से दो चार हैं। लेकिन हमारी सरकार ने आए माह जो कीमतें बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया है, वो ना रुकता हुआ सिलसिला है, जो रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कीमतें हर बार बढ़ती हुई जा रही है। पहले साल में एक बार सरकार फैसला करती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने हर बार इस तरह के फैसले करने शुरू किए हैं, जिससे ये एक रूटीन का सरकार का फैसला बन चुका है। इस पर नज़रसानी करने के बजाय, लेवीज टैक्स कम करने के बजाय इस सिलसिले को बढ़ाया जा रहा है। इस हवाले से कोई सरकार की कोई पॉलिसी इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। आप देखते होंगे आम अफराद आजकल यही सवाल करते हैं कि हर किसी फर्ज से कि पेट्रोल की कीमतें कब कम की जाएगी, लेकिन जवाब ये मिलता है कि सरकार कीमतें बढ़ाती हुई जा रही है, लेकिन इसका हल जो है किसी के पास नहीं है। जो सरकार है वो इसका हल निकाल सकती है, लेकिन सरकार के पास भी इसका हल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये मामला कब तक कहाँ तक पहुँचेंगे, इसका जो है नजला आवाम पर ही गिर रहा है और आवाम इसे भुगत रही है। हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल प्राइस, एक ज़माना था जब पेट्रोल प्राइस जो है वो बढ़ते थे, लेकिन वो 2 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे, खैर महंगाई बढ़ती जाती है तो उस हिसाब से आपको अकोमोडेट भी करना पड़ता है। अब हम ये देखते हैं कि 10 रुपये बढ़ते हैं लेकिन घटते 2 रुपये। जी बिल्कुल, इस तरह घटने वाला जो सिलसिला है घटते तो है ही नहीं है। एक बार बड़े प्रेशर के बाद सरकार ने एक माह जो है फैसला किया कि भाई पेट्रोल उसमें कीमतें जो कम की जाए, लेकिन दूसरे माह उससे दोगुनी कर दी गई, लेकिन बढ़ा दी गई। तो फैसला उसमें आवाम को कोई किसी किस्म का किसी हद तक कोई 2018 से लेकर आज तक फायदा नहीं पहुंचा। सिर्फ माली तौर पर जो आवाम को मुस्तहकिम होना करना चाहिए, सरकार को आवाम को मुस्तहकिम करने के बजाय दिन ब दिन आवाम पर जो है माली तौर पर आवाम को मफलूज बना दिया गया है, ताकि आवाम हर वक्त परेशान रहे। आवाम परेशान रहेगी तो आवाम एहतजाज नहीं कर सकती है, आवाम घरों तक मौजूद रहेगी। हर मसाइल के मामले पर जो सरकार ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है, उससे आप भी परेशान होते होंगे, मैं भी परेशान होता हूँ, हमारे कैमरामैन भी परेशान होते हैं। हर फर्द जो है आजकल यही सोच रहा है कि सरकार करने क्या जा रही है। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें या हम प्राइवेट टैक्सीज की बात करें या हम तमाम जो पेट्रोल से, तो बात यह है कि उस पर बड़ा इम्पैक्ट आता है। और वो तमाम अफराद जिन्होंने मोटरसाइकिल पर भी टैक्सी एक तो आज करने का, ऊपर से पेट्रोल बढ़ा दिया। लोग मोटरसाइकिल इसलिए लेते हैं कि कम पैसों में एक मेयारी चीज़ मिल जाती है, चलो कहीं कराची में कहीं जाना करना है तो मुनासिब, लेकिन यहाँ तो पैसे 10 रुपये 7 रुपये बढ़ते रहेंगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा भाई। बिल्कुल, जिस मुकाम पर हम मौजूद है इस वक्त, ये मुकाम इंडस्ट्रीज एरिया है, कराची का जो है मैशियत का हब है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ से जो है मेहनतकश लोग मोटरसाइकिलों पर या अपनी निजी गाड़ियों पर या बसों में सफ़र करके यहाँ इस इलाके में पहुँचते हैं तो कितने परेशान होते हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद फैक्ट्रीज में जाते हैं, वहाँ पर मेहनत मजदूरी करके वापस घरों को लौटते हैं तो कितने उनको परेशानी होती है, क्योंकि वो भी मिडिल क्लास के लोग हैं जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं या बसेज में सफ़र करते हैं, उनको भी पेट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनको जब यहाँ
मेहनत मजदूरी करके जाएं, यहाँ उनको पेट्रोल मिले 150 या 160 रुपये फी लीटर, तो उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, उसकी घर का जो निज़ाम वो किस तरह चलेगा, अपने बच्चों को किस तरह पालेगा, वो अपने घर का जो समाजी सिलसिला जो है, समाजी रिश्ते उनको किस तरह चलाएगा। ये मामला हैं खासतौर पर आम अफराद पर, जो आम अफराद इस वक्त सख्त परेशानी के आलम में है। उसमें हर फर्द यही सोच रहा है कि होने क्या जा रहा है, लेकिन होने क्या जा रहा है उसका हल किसके पास है, वो सरकार ताहाल फैसला करने को भी तैयार नहीं है, जिसके लिए सरकार को या कोalition की जमातों को इस हवाले से कोई मौसर पॉलिसी बनानी होगी, कोई मौसर हिकमत अमली बनानी होगी, ताकि इस मसले का कोई हल निकले, वरना ये मामला दिन बढ़ते जाएंगे, आवाम को परेशानी में दो चार करते जाएंगे, लेकिन इसका हल जो है हमें कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये देखें ना आज़ाद साहब के लोग प्लान्स करते हैं, आज जैसे सैटरडे है और सैटरडे को लोग प्लान्स करते हैं, फैमिलीज को लेके जाते हैं, और पूरी मैं देख रहा हूँ पूरी फैमिली, 2 बच्चे आगे, बीच में एक बच्चा, और बेचारे वो एक फैमिली के मोटरसाइकिल के लिए एक ऐसी सवारी होती है जो कम पैसों में अच्छे खासी कवरेज दे देती है। लेकिन यहाँ तो आज मैं देख रहा हूँ कि जब पेट्रोल प्राइस अब होंगे तो उनके पेट्रोल कितना, मतलब आज मैं देखता हूँ कि हम ये भी देख रहे हैं कराची शहर में और दीगर जगहों कि मेहमानों का आना जाना भी कम होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ कि आप किसी घर जाते हैं, एक तो प्राइस हर चीज़ में तो आग लग चुकी है माजरत के साथ, दूसरी बात हम देखते हैं पेट्रोल बढ़ गया, तो जहाँ बंदा 100 रुपये में जा रहा था, सॉरी, तो सोचें कि वो फिर क्या करेगा, वो इस तरह मोटरसाइकिल बंद कर दे, बेच दे, पैदल चलना शुरू कर दे, साइकिल ले ले। आजकल आपने देखा होगा साइकिलों पर साइकिलों का रुझान बढ़ रहा है, लोग साइकिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी करीबी दफातर हैं या करीबी किसी इलाके में काम करते हैं साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई हद तक आप देखा होगा शहर की सड़कों पर लोग लिफ्ट के इंतजार में होते हैं, लिफ्ट मिल जाए ताकि हम रोजी के बहाने कहाँ तक पहुंच जाए। बाइक्स नहीं है, सही बात है, बाइक्स नहीं, आप देखिए चौराहों पर या सिग्नल्स पर कई ऐसे अफराद होंगे बेचारे हाथों के इशारे कर रोको, मुझे आगे छोड़ के लिफ्ट चल रहा है। लेकिन ये जो समाजी अब रिश्तों की बात की, लोग एक दूसरों के घरों में जाते हैं मिलने के लिए, रिश्तेदारों में, अज़ीज़-ओ-क़ारब में, लेकिन ये सिलसिला वाकई कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी वजह सबसे बड़ी है महंगाई बढ़ चुकी है, लोग अपने घरों तक महदूद हो चुके हैं, तफरी के जो मुकामात है हमारे पास ना होने के बराबर हैं, और लोग रुख करते हैं पार्क्स का या मुख्तलिफ ऐसे सीवी हो गए हक्स पे इन इलाकों का। लेकिन इन इलाकों में जिस तरह पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ी है, लोगों ने इस तरफ जाने का जो रुझान है वो ना होने के बराबर हो चुका है, क्योंकि लोग घरों तक महदूद हो चुके हैं। इस सूरत से ये होगा, लोग नफ्सा नफ्सी के दौर में परेशानी का आलम मुब्तला होंगे, नफ्सियात के इशू बन जाएंगे, लेकिन सरकार जो है इस तरफ कोई तवज्जो दे, क्योंकि हमारे पास देखा जाए इस तरह के इदारे भी नहीं है नफ्सियात के, जो लोग नफ्सियात के मरीज हो जाएंगे या नफ्सियात का शिकार होंगे उनका इलाज कर सकें। इससे यह ज़हनी तौर पर आम अफराद पर दबाव बढ़ेगा। इससे जिस तरह कहा जाता है देहात के इलाकों में खुदकशियाँ बढ़ चुकी है गुर्बत की वजह से, ये सिलसिले जो हाँ शहरी इलाकों में बढ़ सकते हैं। इससे जो असरात पड़ेंगे वो समाज पर इतने पड़ जाएंगे, तो हर फर्द ये सवाल करेगा कि खुदकशियाँ क्यों बढ़ रही है, लोग खुदकशी क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई, नफ्सा नफ्सी का दौर है। इस दौर में आवाम के लिए हुकूमत को कोई प्लान बनाना होगा, लेकिन हुकूमत के पास जो है सब कोई प्लान दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत के पास बस यही प्लान है आज़ाद साहब कि वो प्राइस बढ़ाती जाए जब तक आवाम की चीखें ना निकल जाए। आवाम की तो ऑब्वियसली लोअर और मिडिल क्लास का तो ऑलमोस्ट बेचारा परेशान बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो सही कहा आज़ाद साहब कि नफ्सा नफ्सी का आलम है, लोग फिर खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं और ये सब चीज़ें। इंसान हुकूमत का काम है रिलीफ देना जगह जगह, दुनिया भर में हर जगह हर चीज़ का रिलीफ दिया। जैसे रमज़ान मुबारक में यूके के अंदर कितना बड़ा रिलीफ दिया जाता है मुसलमान, ना सिर्फ बल्कि हमारे वो चीज़ें जिस पे हमारा आंसर है, जिस पे हमारा मामलात चलते हैं। अगर आप बेसिक गरीब की ऑब्वियसली देखें ना, मोटर बाइक पे सबसे ज़्यादा गरीब तबका ही है हमारे यहाँ, मिडिल क्लास फैमिलीज ही होती है जिसको बाइक से। लेकिन अगर वही कर देंगे तो फिर तो वापस के साइकिल वापस हम देहात में चले जाएंगे। मुझे बताएं कि ये प्राइस बढ़ते क्यों है, इसकी वजह क्या आती है, क्यों ज़रूरत क्या पेश आती है बढ़ाने की? क्या इसमें गुजारा नहीं होता हुकूमत का? देखा जाए सरकार अगर चाहे तो किसी हद तक मुख्तलिफ जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल कर सकती है। उन वसाइल को इस्तेमाल करके सरकार हमारे मुल्क की आवाम की जो परेशानी है उसको ख़त्म कर सकती है। लेकिन देखा जाए तो सरकार इस तरफ कोई सरकार की तवज्जो नहीं है। अगर सरकार इस तरफ कोई तवज्जो दे तो मामला हल हो सकते हैं। इस मामले जिस तरह देखा जाए तो हमारे पास कई ऐसे जो है सियाहत के जो इलाके हैं उस तरफ को सरकार की तवज्जो नहीं है। जिस तरह डेवलपमेंट सेक्टर है उस पर तरजीह दी जाए, उस तरह हमारी सरकार की जो है तवज्जो नहीं है। कई ऐसे हमारे मामला हैं जो निजी सेक्टर हैं या
जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो मनसूबे शुरू करने हैं उस तरफ हमारी सरकार की कोई तवज्जो नहीं है। सीपेक मनसूबे के तहत हमारे पास इस मुल्क में कई ऐसे जो है मनसूबे शुरू करने थे, वो मनसूबे इल्तवा का शिकार है, उस तरफ सरकार की तवज्जो नहीं है। अगर सरकार माँ बाप होती है, अगर सरकार चाहे तो हमारे मुल्क के आवाम के मसाइल जो है उनको हल कर सकती है, लेकिन हमारी सरकार वाहिद सरकार है जो आवाम पर जो है माँ बाप बनने के बावजूद भी आवाम पर बोझ बनती हुई जा रही है। कहा जाता है कि भाई जो जो है तेल की कीमतें दुनिया में बढ़ती हुई जा रही है, इस वजह से सरकार जो है फैसले करती है कि यहाँ पर भी कीमतें आलू मंडी के लिहाज से बढ़ाती रहे। ये सिलसिला ना रुकता हुआ सिलसिला है, जो सिलसिला 2018 से शुरू हुआ, इस वक्त 2022 में भी जारी है। 2023 तक क्या होगा वो खुदा जानता है, सरकार के पास ही कोई प्लान होगा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। आजाद साहब बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं और हम ये देखते हैं ये चीज़ें, मैं तो बचपन से बड़ा हो गया ये मसाइल सुनता था। आपने बहुत प्यारी और खूबसूरत बात की कि हम पहले खुशी खबर सुनते थे, आवाम के लिए खुशी की खबर है, और अब हर वक्त वो हम अब एक तरफ एक और देख रहे हैं, गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। सर्दियाँ आती हैं, गैस लोड शेडिंग, वैसे पंजाब में तो गैस गायब भी हो जाती है और मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब होना शुरू हो गई है। इस हवाले से मैं थोड़ी सी एक बात बतलाता चलूँ आपको, गैस गायब तो हो ही रही है, जा कर ये बहुत से प्लान्स थे पास्ट में कि जी ईरान से पाइपलाइन और ये सब चीज़ें, तो उस पर बात करें कि शहर में गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब होने से चूल्हे ठंडे हो गए हैं। मतलब यहाँ भी हम ये भी देखते हैं कि घरों में खाना बनाना नामुमकिन होता गया है, शहरी होटल का रुख पर मजबूर हो गए, जबकि दूसरी जानिब सनतकार भी शिद्दत अख्तियार मुख्तलिफ परेशानियों से दो चार हैं। और गैस बहरान के बाद कंटेनर चार्जेस जो कि कंटेनर चार्जेस होते हैं ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें वो भी बढ़ते जा रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन, प्रोग्राम सिटी एट 10 के साथ आपका मेजबान अजहर अली बेग आप लोगों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और गुफ्तगू चल रही थी हमारी जनाब गैस का बहरान, गैस गायब होती जा रही है और सनतकार भी परेशान, ट्रांसपोर्ट माफिया, और ना सिर्फ बल्कि ट्रांसपोर्ट माफिया तो ये नहीं कहूँगा बल्कि यहाँ ट्रांसपोर्ट हजरात भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो खैर घरेलू सारिफीन भी परेशान है। सुबह सुबह जब आप आ रहे होंगे यकीनन भाभी रोटी बनाने के लिए तैयार होंगी, गैस नज़र नहीं आई होगी, तो कैसा महसूस हुआ होगा, क्या दिल से आवाज़ निकली? सच्ची बात ये, मैं सुबह जैसे नींद से उठा तो यहाँ से फ़ोन आया आपको स्टूडियो पहुँचना है, तो मैं नहाने की तैयारी में था, पानी गर्म नहीं था, ठंडे पानी से नहाया। बताओ नाश्ते का इंतजार किया, नाश्ते को आसरा नहीं था। अच्छा। बगैर नाश्ते के यहाँ पहुँचा। अच्छा। तो सूरत हाल ये है कि हमारे पास मौजूदा दौर में दो इशू हैं, एक महंगाई, दूसरा बहरान। ये आम लोगों के जहन में बैठ चुका है, एक महंगाई होनी है और बहरान बढ़ना है। ये सिलसिला ना रुकता हुआ है दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो बहरान के बाद बहरान, बहरान के बाद बहरान, आजकल सियासतदानों ने ये जुमला जो है उनकी जो है तकिया कला बन चुका है। देखा जाए तो यहाँ पर गैस से पैदावार होती है 70%। पूरे मुल्क को गैस फराहम करना ये यकसा पॉलिसी है वफाकी सरकार की, जो है वफाकी वजारत की। इस हवाले से वफाकी सरकार को पहले सोचना चाहिए यहाँ से गैस की पैदावार होती है, पहले आइन के मूजिब जो गैस है उसी इलाके को फराहम करनी है जहाँ से गैस की पैदावार होती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जहाँ से गैस पैदा होती है उस इलाके में गैस नहीं है, और उसके बाद में जिस सूबे से गैस निकलती है, जिले से गैस निकलती है, उस जिले में गैस नहीं है। उसके बाद में जिस डिवीजन से गैस निकलती है लेकिन उस डिवीजन में गैस नहीं है। उसके बाद जिस सूबे से गैस निकलती है लेकिन पूरे सूबे में गैस नहीं है। ये वाहिद सिर्फ सूबा यहाँ पर वफाकी सरकार की जानब से जो पॉलिसी बनाई गई उस पॉलिसी के मुताबिक यहाँ पर गैस नहीं है। इस वक्त CNG स्टेशन बंद हैं, इंडस्ट्रीज को गैस की फराहमी कभी बहाल की जाती है, कभी मुअत्तल की जाती है, लेकिन इस वक्त चूल्हे भी बुझ चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो 70% गैस की पैदावार है, ये गैस जा कहाँ रही है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, किसके पास इस्तेमाल हो रही है? पंजाब से शोर रहा है, वहाँ भी गैस नहीं है, बलूचिस्तान से वहाँ भी शोर रहा है, गैस नहीं है, KP में गैस नहीं, तो हमारे मुल्क की गैस जारी कहाँ है, निकल रही है, कोई इल्म नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे शहर में लोग जाते हैं खरीदारी करने के लिए रोजमर्रा की अशिया, लेकिन उन लोगों के हाथों में, हर किसी के हाथ में सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, 3 किलो का हो, 5 किलो का, 10 किलो का, 15 किलो तक का जो है गैस सिलेंडर लोग खरीदते हैं। गैस सिलेंडर इतने महंगे हो चुके हैं, जो लोग जाते हैं आटा, चीनी, प्याज, जो दीगर जो रोजमर्रा की अशिया खरीद करने के लिए, लेकिन उनके हाथों वापसी में सिर्फ गैस का सिलेंडर होता है। वो बेचारे बसों में सफर करते हैं, मोटरसाइकिलों में सफर करके घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचने के बाद में उन कॉल पूछती है ख्वातीन, ये सामान मंगवाया था, सामान क्यों नहीं लाए? तो
वो बेचारा मर्द जवाब उनके सामने ये देता है कि मैं गैस सिलेंडर खरीद करके इसलिए लाया हूँ कि गैस सिलेंडर इस वक्त रोज़मर्रा की जो सहूलियात है बुनियादी उसका जो है इसका हल वाहिद ही गैस सिलेंडर है। इस वक्त गैस सिलेंडर माफिया ने इस हद तक आवाम को परेशान कर रखा है। जो गैस के सिलेंडर जो है जो LNG इस्तेमाल करते हैं वो भी महंगे हो चुके हैं और इस महंगाई के आलम में आवाम को सख्त न सिर्फ परेशानी हो रही है लेकिन गैस सिलेंडर माफिया ने आवाम को इस परेशानी से भी दो चार कर रखा है। लेकिन गैस नहीं है लेकिन गैस सिलेंडर जो है बड़ी तादाद में फरोख्त किए जा रहे हैं। गैस सिलेंडर माफिया कौन है, किस तरह अचानक जो गैस सिलेंडर माफिया सरगर्म हो गई लेकिन गैस का बहरान बढ़ गया है। लेकिन आजकल खवातीन घर में जैसे सुबह उठती है या शाम को खाना बनाती है तो सिर्फ बदवा ये निकलती है अब सरकार ने तबाही कर दी, गैस भी नहीं है तो खाना कैसे बनाओ, नाश्ता कैसे बनाओ, घर का जो खाने पीने की दीगर इश्या है वो किस तरह बनाए। ये मामला रोजमर्रा का इशू बन चुका है, रोजमर्रा की परेशानी का सबब बन चुका है। लेकिन बात वहीं रुकती है कि हमारी सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं, कोई फैसला दिखाई नहीं दे रहा है। हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि गैस सिलेंडर मिल रहा है, गैस नहीं आ रही, तो गैस सिलेंडर भी तो कहीं से भर रहा होगा। इसी तरीके से पानी नहीं है, करीब में पानी के जो लगे हुए वाटर के टैंकर्स भर रहे हैं वहां भी पानी आ रहा है लेकिन मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। मतलब सोचने वाली बात है अज़हर साहब। बिल्कुल इशू सारे ये हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। हाँ। प्लानिंग या मनसूबाबंदी प्लानिंग तो पहले दिन से नहीं की ना। हाँ, प्लानिंग की वजह प्लानिंग ना होने की वजह से ये मामला बढ़ते हुए जा रहे हैं लेकिन कहीं भी हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अगर प्लानिंग नहीं की जाएगी हर मामले में प्लानिंग नहीं होती मामला हल हो ही नहीं सकता है। बगैर प्लानिंग की कोई काम मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा लेकिन हल तरफ जो है दिखाई नहीं देता होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही फरमाया है इन्होंने कि मसाइल तो बहुत है लेकिन हल करने और उसकी प्लानिंग, हमारा प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग बन सकती है, सब कुछ हो सकता है अगर आप चाहें तो। जिस तरह घर को आप तरतीब दे सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, घर भी तो आप चलाते हैं, मोहल्ला चलता है, यूनियन चलती है, तो ये मुल्क चलाना कौन सी बड़ी बात है हुकूमत के लिए जनाब। लेकिन उसमें फ़र्ज ये भी आवाम का बनता है कि मिलजुल के साथ दें। अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं जी। कागजात की अगर हम बात करें, प्लॉट्स की बात करें, जाली प्लॉट कितना से बल्कि जाली कागजात आपको पता ही नहीं होता, जमा पूंजी करते हैं आप, बड़ी मेहनत से पैसे जमा करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई कागजात जो है इसे तो जाली निकलेगी, तो प्लॉट ही किसी और के नाम था। तो उसमें मैं डिटेल आपसे शेयर करता चलूँ। कराची में प्लॉट्स की जाली कागजात बनाने वाला ग्रोह हत्थे चढ़ गया है। मुलजमान ने सिटी कोर्ट की कैंटीन में बैठकर, सोचें आप, डकैती का मंसूबा पाबंदी की। SSP सेंट्रल मलिक मुर्तजा के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में रईस अहमद, खलील अहमद और मोहम्मद चांद से कई प्लॉट की जाली फाइल्स, 200 से ज्यादा सरकारी इदारे, अदालतों और डिप्टी कमिश्नर्स, बैंक की मोहरें भी बरामद हुई। सर ये क्या हो रहा है? बिल्कुल हमारे लोग जो बेचारे जो है सादे लोग हैं, कोई पूछते नहीं है कि इसके लिए हमारे पास कोई इदारे काम कर रहे हैं या इदारे इस मामले में देखभाल कर रहे हैं या इसकी जांच पड़ताल होती होगी। लेकिन आवाम बेचारी परेशानी का आलम मुब्तला इसलिए हो जाती है जब कोई हर शहरी ये चाहता है उसके बाद अपना घर हो, अपनी रिहाइश हो, अपना ठिकाना हो, खुद सुकून से ज़िंदगी गुजारे, उनके बच्चों को अपने घर में ठहराए। लेकिन मामला ये है कि किराए के घरों में रिहाइश पर लोग करते हैं लेकिन जब घर की तलाश के लिए निकलते हैं स्टेट एजेंसी के पास या किसी जो है बिल्डर के पास, तो वहाँ पर ये 4 आपको अल्फाज उनकी तरफ सुनने को मिलेंगे। इसमें कहेंगे ये कच्ची फाइल है या पक्की फाइल है या ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो कहा जाएगा ये डुप्लीकेट फाइल है, इसकी कीमत की जो प्लाट की कीमत इतनी है, लेकिन जो ओरिजिनल फाइल है उसकी प्लाट की कीमत जो है इतनी है, और कच्ची फाइल है उसकी प्लाट की कीमत इतनी है, पक्की फाइल है उसकी प्लाट की कीमत जो इतनी है। कच्ची और जो डुप्लीकेट है यहाँ पर ये 2 नंबरी है, लेकिन किसी तरीके 2 नंबरी करके उसको प्लाट भेज दिया जाए फिर वो रिस्क है। वो बंदा प्लाट लेने के बाद में, भारी रकम देने के बाद में वो उस वक्त परेशान होता है जब उसकी देखभाल होती है, उसकी चेक चकास की जाती है तो पता लगता है ये प्लाट जाली है। इस हवाले से हमारे पास खासतौर पर बड़े शहरों में, कराची हो या दीगर जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर इस तरह की माफिया बाज़ाब्ता तौर पर एक मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है। जो आप देखेंगे सरकारी दफातर के इर्द गिर्द में या सरकारी दफातर के अंदर इस तरह के लोग एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं। वो सीधे जो शरीफ लोग हैं उनको घेरते हैं, घेरने के बाद में उनको इस तरह का जो है चमका देकर उनसे पैसे बटोरते हैं। पैसे बटोरने के बाद में उनको जेली डॉक्यूमेंट्स देते हैं और जो है स्पॉट पर यानी ज़मीनी हक़ाक़ ये होते हैं कि वहाँ पर कोई प्लाट्स या घर नहीं होता, सिर्फ दिखाई के लिए सब कुछ किया जाता है। लेकिन इस हवाले से हमारे जो इदारे काम कर रहे हैं उन इदारों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे इदारे जो हैं वो खुद इस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से यहाँ की जो इस तरह की माफिया है वो मुतरक यानी मुनज़्ज़म जो है बनती जा रही है, लेकिन इदारे इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई
जो एक्शन नहीं ले रहे। ये कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई में ये लोग पकड़ेंगे, ये हमारे लिए एक मिसाल बनती जा रही है। इनसे पूछा जाए, इनके पीछे एक बड़ी गैंग होगी, ये 2 या 4 लोग नहीं होंगे। पुलिस को इस मामले में तफ्तीश करनी चाहिए गहराई तक। सिंध गवर्नमेंट वफाक हो रही है, उसको नजर नहीं आ रहा ये सारे काम हो रहे हैं। ये हमारा सूबाई सब्जेक्ट है, इसमें पट्टी बांध के बैठे, सूबाई सब्जेक्ट है, इसमें आपको नजर आ रहा है। इसमें हमारे पास इदारे मौजूद हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जो है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसके अलावा हमारे पास एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स है, हमारे पास एंटी इंक्रोचमेंट है, हमारे पास वफाकी इदारा FIA एंटी करप्शन भी है। इसके साथ साथ हमारे पास जिला इंतजामिया है, मुख्तार कार है, असिस्टेंट कमिश्नर, इन तमाम के पास ये इख्तियार आइन के तहत मौजूद हैं, लेकिन ये इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब जो है इस तरह की माफिया मुनज़्ज़म होती हुई जा रही है और इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में हमारी हुकूमत बेबस इसलिए क्योंकि हमारे इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर देखा जाए तो गैर फाल हैं। उन इदारों में बैठे हुए काली जो भेड़ें हैं वो इस्तेमाल होती है इस तरह के काम में, और इस तरह के लोगों से पैसे बटोरते हैं। हमारे अफसरान जो इस ज़मीन पर रहते हैं, इस शहर के लिए हमारे टैक्स से पलते हैं, हमारे टैक्स से वो तनख्वाह लेते हैं, हमारे टैक्स से उनका घर का चूल्हा जलता है। लेकिन बदकिस्मती ये हमारे जिनके पैसों से उनके घर का चूल्हा जलता है, वो खुद ही दूसरों के घर के चूल्हा बुझाने के चक्कर में लगे हुए हैं। उनको मुआशी तौर पर कंगाल करने, उनको मुआशी तौर पर तबाह करने, बर्बाद करने के चक्कर में लगे। इस वजह से इस तरह की माफिया जो जेली कागजात बनाने वाली वो मुनज़्ज़म है। भाई मैं आज़ाद साहब, हम ये भी देख रहे थे कि इंसान ये नहीं सोचता कि वक्त बड़ा मुख्तसर, कभी भी इंसान की सांस रोक सकती है, इंसान अल्लाह को प्यारा हो सकता है। आप अपनी औलाद को हुकूमती सतह पर, जैसे आपने अर्ज़ किया कि हमारी टैक्सों पे, हमारी चीज़ों पे चल रहे हैं मामला, तो उनको ज़रा बराबर क्या उनकी आंखों पर पर्दा आ चुका है या वो अपने औलादों को वो खिला रहे हैं? माज़रत के साथ में यहाँ मैं हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि हमारे टैक्सों से चलने वाला मुल्क जो इसको तरतीब दिया जा सकता है बहुत से अंदाज में, लेकिन यहाँ जो काली भेड़ें मौजूद हैं, हम ये देखें ना, अब ये देखें ना, सिटी कोर्ट की कैंटीन में बैठा हुआ है यार। आप कैसे चलेंगे सिटी कोर्ट? क्या अमला वहाँ सो रहा? इसका मतलब मैं तो बॉम्ब लेके भी घुस जाए वहाँ पे, आप तो वहाँ तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पे फाइलें भी चुरा सकते हैं। फिर तो आप जिस सिटी कोर्ट सोचिए जो मसाइल हल करता है आवाम के, और अगर वहीं बैठ के सारे मामला बन रहे तो इसका मतलब है फिर मामला तो नीचे से ऊपर सब एक है। फिर आप गरीब आदमी किसके सहारे पर रहेगा? किससे जाकर इंतजार करेगा? किससे अपनी फरियाद करेगा? सच्ची बात यह है अगर भाई कि मैं ब्यूरोक्रेसी बीट करता हूँ जिसमें अफसरान शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। मैं जब सिंध सेक्रेटरी में दाखिल होता हूँ तो मुझे सबसे पहले जो है सिक्योरिटी गार्ड यानी पुलिस एहलकार मिलता है, उसके बाद जो गेट पर चौकीदार नायब कासिद मिलते हैं, सबसे बड़े छोटे जो मुलाजमीन ये हैं, उसके बाद में जो है सेक्शन अफसर या सुपरवाइजर ऐसे मुलाकात होती है। बदकिस्मती ये है सेक्रेटरी में दाखिल होने से कबले मुझे नायब कासिद ही बता देता है कि साहब के पास फलाने लोग बैठे हुए हैं काम के सिलसिले में, कोई फाइल के सिलसिले में, तो इस वक्त जो है साहब से मुलाकात नहीं हो सकती है। लेकिन किसी भी आप सरकारी दफ्तर में दाखिल होंगे कि वहाँ पर आवाम के पास या आवाम के लिए कोई जो है मसले का हल नहीं है, सवाए कोई छोटा सा पेपर, एक पेपर निकालने के लिए उस पर भी पैसे बटोरे जाते हैं। वहाँ पर किसी भी सेक्शन में जाओ, बगैर पैसों के किसी फर्द का काम नहीं होता है। इस वजह से जो है हमारे जो इदारे हैं उनमें बैठे हुए मुलाजमीन हैं, वो अगर इस तरह के काम करेंगे तो इस तरह के जो माफियाज हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किस तरह करेगा, किस तरह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किस तरह इनको कानून के शिकंजे में फंसाया जाएगा, इस तरह कहीं भी नहीं हो रहा। लेकिन आपने बात की जो सिटी कोर्ट की कैंटीन की, इस तरह के इदारे इस वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि जब एक शख्स जाली काम भी कर रहा है और एक अदालत के आहते में बैठ कर किसी से पैसे बटोर रहा है, तो आम शहरी जो उसको पता नहीं सिटी कोर्ट में क्या इस तरह के काम भी होते हैं, उस बेचारे को कानून का पता नहीं है, उसको आइन का पता नहीं है, उसको जो रूल्स रेगुलेशन मुख्तलिफ जो कानून है उसका पता नहीं है वो। लेकिन सिटी कोर्ट में जाता है, कैंटीन बैठ के उस पर भरोसा करता है कि एक शख्स ने मुझे सिटी कोर्ट की कैंटीन बैठ कर मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, हो सकता है ये फाइल सच्ची हो, लेकिन वो बेचारा सीधा साधा बंदा उस पर भरोसा कर लेता है, उस कोर्ट का एहतराम करता है, कोर्ट को उसके लिए उसके पास तो कोर्ट की इज्जत है। लेकिन जो फर्द कोर्ट के आते बैठकर जो गलत काम करता है उसके पास कोर्ट के लिए कोई एहतराम नहीं है, उसको ये जो उसके पास इतना भी सोचने के लिए नहीं है कि हो सकता है कल मैं कानून के शिकंजे में आऊं और इसी कोर्ट के सामने में जो है एक जवाबदार के मुलज़िम के तौर पर सामने खड़ा हूं और यही कोर्ट मुझे सजा देगी, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन उसके पास इतनी सोच नहीं है और ना ही वो सोचता है। और बेचारे गरीब जो किसी फर्ज से पैसे लेकर उसको जेल डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में देकर उससे पैसे बटोरता है और पैसे बटोरने के बाद जब पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की है तो उसके बाद वही बंदा वही जो फर्द है जो मुलज़िम गिरफ्तार है, ये भी अदालत के हाथ में
पेश होंगे या पेश किए गए होंगे तो उनको तब पता लगा होगा कि जो है जो रियासत है, रियासत के पास कानून आइन मौजूद है, इस रियासत ने मेरे खिलाफ किस तरह कार्रवाई की, क्योंकि मैंने किसी गरीब से पैसे बटोरे और पैसे बटोरने के बाद में उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है। यही वजह है जो हमारे जो आम शहरी हैं, जो आम सीधे साधे फर्द हैं, वो इस तरह के लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं। वो हाथ चढ़ने के बाद में उनसे जो है फराडी शख्स होते हैं, उनसे फराड करते हैं, फराड करने के बाद में उनको परेशानी काल में मुब्तला कर देते हैं। बिल्कुल जी, एजाज साहब ने इज़हार ख्याल किया और इस उम्मीद से है कि अल्लाह ताला मुल्क चलाने वालों की आंखों के आगे जो पर्दा आया हुआ है वो ज़रा उठ जाए। याद कीजिए उस दिन को कि जिस दिन आप यहाँ से कूच कर जाएंगे, फिर हिसाब किताब देना है। और लोग भरोसा करते हैं, जैसे कि बहुत खूबसूरत बात की एजाज साहब ने कि लोग सिटी कोर्ट में बैठ के और कि हाँ यार ये बिल्कुल ऑथेंटिक हो गया। यहाँ बेसिक मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल एक परसेप्शन लाइक कि एजुकेशन का बड़ा फकदान है। हमें तालीम की कमी है, मैं समझता हूँ। हमें शऊर नहीं है, हम उस पर रिसर्च नहीं करते और आंखें बंद करके किसी के कहने पर किसी पर हम यकीन और भरोसा कर बैठते हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। कोरोना की केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डिटेल आपसे शेयर करेंगे। सिटी एट 10 आपका मेज़बान अजहर अली बेग। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10, आपका मेज़बान अजहर अली बेग आप लोगों के साथ मौजूद है। ब्रेक से पहले हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर तो बात कर रहे थे, लेकिन हमने कोरोना के हवाले से बात करना चाहेंगे क्योंकि इस कोरोना के वार मुसलसल जारी है। मास्क पहने, फासला रखें, हैंड सैनिटाइजर और हाथों को 20 सेकंड तक धोते रहिए तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। मोहतात रहिए, लोगों से थोड़ा दूर रहिए। आइनों के इंसान की ज़िंदगी बहुत से ऐसे काम होते हैं जब आपसे दूसरों से पालना पड़ता है या राब्ते होते हैं तो आपको काम निकलवाने के लिए तो करीब जाना पड़ता है। तो मैं बात करता चलूँ, गुज़िश्ता 24 घंटों में 2469 टेस्ट किए गए, जिसमें 1652 केसेस पॉजिटिव आए। इस तरह शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 27.92 हो गई है। मुसलसल दूसरे दिन मुस्बत केसेस में कमी देखने को मिली है। चंद दिन कबल तक ये शरह 47% तक जा पहुंची थी। सर, ये केसेस बढ़ रहे? बिल्कुल, कोरोना वबा जो है हमारे पास यहाँ बैरून मुल्क से आई थी और यहाँ पर मेहमान बन के आई थी, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ ये हमारे पास यहाँ मेहमान बनने के बाद में यहाँ आकर मेज़बान बन चुकी है। तो इस वक्त सूरत ये है कि कोरोना केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ये खासतौर पर पहली कोरोना की खतरनाक लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, लेकिन इस 5वीं खतरनाक लहर का नाम रखा गया है ओमिक्रॉन जो है। इस ओमिक्रॉन ने जो है इस हद तक अपनी जड़ें मजबूत कर ली है कि इस वक्त लोग शौक से अपना टेस्ट करवाते हैं कोरोना का, लेकिन कोरोना टेस्ट करवाने के बाद में इसकी शरह में दिन ब दिन इजाफा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त सूरत ये है कि ये 5वीं इस लहर में सिंध सरकार ने जो आइसोलेशन सेंटर कायम किए थे मुख्तलिफ अस्पतालों में, एक्सपो सेंटर हो या सिंध की कराची समेत सूबे भर की तमाम बड़ी अस्पतालों में, उन अस्पतालों में आइसोलेशन सेंटर बंद कर दिए जहां पर इस तरह के मरीजों का टेस्ट किया जाता था और टेस्ट करने के बाद में किसकी तबीयत जो है ज़्यादा नासाज होती थी तो उसको वहीं एडमिट किया जाता, उसको बेड फराहम किया जाता, उसको जो है मुकामी सतह पर तिबी इमदाद जो महकमा सेहत के पास सहूलियात थी उस लिहाज से दी जाती थी। लेकिन अब सूरत ये है कि वो आइसोलेशन तमाम सेंटर्स बंद हैं। एक्सपो सेंटर हो या मुख्तलिफ अस्पताल हैं, वहाँ पर कोरोना टेस्ट किया जाता है। कोरोना टेस्ट करने के बाद में किसी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो उसको कहा जाता है 14 रोज़ के लिए आइसोलेट करें। आइसोलेट करने के बाद में दोबारा 14 रोज़ के बाद टेस्ट करवाएं। वो टेस्ट के बाद पता लगेगा जो है रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है दोबारा कहा जाता है कि मजीद 14 रोज़ के लिए आप स्टे करें और उसके बाद में देखा जाएगा। इस वक्त देखा जाए तो कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अपने घरों के अंदर आइसोलेट कर चुके हैं, क्वारंटीन में हैं, उनको भी कोरोना टेस्ट एक बार नहीं 2 बार पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें बड़े सिंध काबीना के वज़रा और मुशीर भी शामिल है। इससे के अलावा इस वक्त बड़ी खबर यह है कि हमारा महकमा सेहत जो है जो पूरे इस कोरोना वबा से उसको रोकना चाहिए। महकमा सेहत के अंदर 25% मुलाजमीन और अफसरान कोरोना का शिकार हैं और अपने घरों के अंदर आइसोलेट हैं, जबकि इस वक्त 25% आइसोलेट का शिकार है और 25% छुट्टियों पर हैं। बाकी 50% मुलाजमीन और अफसरान हैं, उनको जो है इस वबा से निपटने के लिए अहकाम जो है जारी करने के लिए उनको पास टाइम है। लेकिन देखा जाए तो
दीगर सरकारी दफातर हैं वहाँ पर मजमूई तौर पर 15 से 18% ऐसे मुलाजमीन हैं जो इस वक्त कोरोना के शिकार हैं और इस वक्त मजमूई तौर पर पूरे कराची शहर में ये जो है शरह बढ़ती हुई जा रही है। इस शरह से कई अफराद जो इस वक्त कोरोना का शिकार हैं, अपने घरों के अंदर आइसोलेट हैं। ये फिगर्स वो हैं जो संघ सरकार ने या सरकारी इदारों ने जारी किए हैं, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे अफराद हैं जिन्होंने कोरोना टेस्ट कराने के बाद में अपने आप को घरों में आइसोलेट कर दिया या उन्होंने शक की बुनियाद पर अपने आप को घरों के अंदर आइसोलेट कर दिया है। ये शरह बढ़ती हुई जा रही है। मैंने बार बार कहा कि ये वबा मेहमान बनकर आई और मेज़बान बनकर यहाँ पर उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली है और मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मेज़बान बनकर ही रह गई है और मेहमान जो है इससे जो मेज़बान जो है इससे मुतासर है, लेकिन मेज़बान जो है यहाँ पर हावी हो चुकी है वबा, जिससे इस वबा से निपटने के लिए वाहिद हल ये है शहरी एहतियात करें। एहतियात के अलावा कोई इसका कोई ना इलाज है ना कोई हल है। बिल्कुल सही बात की आपने। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि वैक्सीनेटर जो है जो प्रोटेस्ट जारी है, आज 5वां दिन मैं देख रहा हूँ वैक्सीनेशन सेंटर जो बनाया गया सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर में हसन गवर्नमेंट ने, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि 9 महीने मुकम्मल हो चुके हैं और अब तो उनका फैसला ये है कि जी अभी भी अगर ना हुआ तो फिर हम काम बंद कर देंगे। फिर वैक्सीनेशन कहाँ से लगवाएंगे? वैसे सुना ये भी आ रहा है कि हुकूमत प्लान कर रही है कि घरों घरों तक भी होगा मामला। जी बिल्कुल, सरकार का फैसला है, लेकिन इस जो है यहाँ पर संघ सरकार ने आर्जी बुनियाद पर मुलाजमीन भर्ती किए थे, उनके लिए तनख्वाहों का इशू बनता हुआ जा रहा है क्योंकि संघ सरकार को ये आगे का इल्म नहीं था या कोई पॉलिसी नहीं थी जिस वजह से उनका मुस्तकिल हल निकाले और उनकी तनख्वाहों के मामले को हल करे। ये मामला इस वक्त महकमा खजाने के पास रुका हुआ है। मुझे इल्म ये है कि पीर तक हो सकता है कि इनकी तनख्वाहें महकमा शायद रिलीज कर दे। अच्छा, बहुत सी सारी बातें अभी आपने डिस्कस की, बड़ी अच्छी सारी बातें आज़ाद साहब बतला रहे थे, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है करने के लिए सिटी 10 में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कितनी वक्त में तशरीफ़ फरमा हुए। आज़ाद साहब खुश रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह डिटेल में फिर मज़ीद मुलाकात होगी, बातचीत होगी। नाज़रीन, सिटी 10 में वक्फा के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। सिटी 10। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 10 के साथ आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। सबका आगाज़ है और जब जारी है और साथ साथ हम वो तमाम खबरें जो आपकी निगाह से अब तक ना गुजरी हो तो उस पर हमने डिटेल गुफ्तगू भी की। और जनाब PSL 7 जारी सारी है, जोश व खरोश पाया जाता है और सबकी अपनी अपनी फेवरेट टीम्स होती हैं। जब PSL आता है तो हर इंसान कहता है ये वाली टीम जीते या वो वाली टीम जीते, तो जीत हार जी सबके साथ होती है। मैं चीज़ें कुछ डिस्कस आपके साथ करता चलूँ कि हम ये देखते हैं कि जब मेला सजता है PSL 7 का, और पहला मैच जो हम देख रहे थे मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को शिकस्त दी और दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। अब आज 2 मैचेस के लिए जाएंगे। इस हवाले से हम ये देखते भी हैं कि जब भी PSL शुरू होता है तो हर एक की अपनी अपनी फेवरेट टीम्स होती हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन कर रही हैं सारा काज़मी साहिबा। आप एस्ट्रोलॉजर की हैसियत रखती हैं माशाल्लाह, और जानेंगे कि ये जनाब आज क्या होने वाला है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, फाइनल में कौन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच। सिटी 10 में कैसे मिजाज हैं आपकी? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बताएं क्या सूरत हाल है इस वक्त? आप सितारे कहाँ किधर? जी थोड़ा डिले के साथ आई है, बट हाँ, क्या हालात है? कौन फाइनल में जा रहा है? और आज 2 मैचेस हैं तो उस हवाले से क्या जानकारी है, क्या कह रहे हैं सितारे? अच्छा, हाँ, फाइनल के लिए तो स्टिल टू अर्ली, बट अगर हम मैच टू मैच की बात करें एज ऑन टुडे, जो 2 मैचेस होंगे, एक अभी होगा थोड़ी देर बाद और आज शाम को वो मुल्तान वर्सेस लाहौर में आई सी लाहौर। जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात करें। तो कैप्टन और कुछ टीम जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं दे आर देयर, तो देन जो टीम मेंबर्स होते हैं और कैप्टन होते हैं, अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट थ्रू न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी प्लस जो मेरा जिस तरह मेरा वे ऑफ डूइंग इट है। मेरे ख्याल से राब्ता हमारा नहीं हो पा रहा है। ज्वाइन तो करेंगे, देते हैं हम एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं, दोबारा ज्वाइन करते हैं, इससे हमारा राब्ता उनके साथ दोबारा हो सके। छोटा सा वक्फा।
वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10 में आपका मेज़बान अजहर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। हम बात कर रहे थे लेकिन राब्ता मुनक़ता हो गया था हमारा, लेकिन हमने दोबारा सारा कादरी की तरफ जो एस्ट्रोलॉजर की हैसियत रखती हैं जनाब उनसे बात कर रहे थे पीएसएल के हवाले से कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, फाइनल में कौन लगता है, कौन सा कैप्टन सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और आया कि क्या कलर का भी इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। जी सारा, आप मुझे सुन सकती हैं अब? जी जी ग्रेट हो गया। सारा क्या लग रहा है, बड़ा मीला सजा है, हर एक की अपनी चॉइसेस होती हैं, भाई ये टीम मेरी है और ये टीम के साथ अल्लाह करे ये टीम मेरी जीते। तो इस बार कौन आपको फाइनल में दिख रहा है? अच्छा देखिए, फाइनल के लिए अभी देखिए इट्स स्टिल टू अर्ली, बट अगर हम डे टू डे मैचेस में देखें एंड सी द टॉप 4 राइट नाउ, तो टॉप 4 में जो हमारे आते हैं वो हैं लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स एंड कोटा। और अगर इनमें से लाहौर, अगर आई सी देम हियर एट अ बेटर प्लेस ऑफ विनिंग दिस सीरीज फाइनली, अगर वो सबसे तो जनरल प्लेस नहीं करते तो थिंग्स आर वेरी वेरी मच फेवरेबल फॉर देम दिस ईयर। तो अगर वो अपने पास से कोई मेजर चेंजेस वो ना करे, क्योंकि मैं कि कैप्टन इज वेरी इंपॉर्टेंट और कुछ टीम प्लेयर्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डूइंग द कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग थ्रू एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। तो इन दोनों को रख के चेंजेस, थोड़ी सी अगर भी चेंजेस आ जाए तो मेरी रीडिंग से फर्क पड़ जाता है। बट अगेन अगर इसी टीम के साथ हम चलेंगे तो लाहौर इज वेरी मच इन अ गुड प्लेस टू विन दिस सीजन ऑफ पीसीएल। अच्छा मुझे बताइएगा सॉरी कि कलर का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, यूनिफॉर्म की बात की जाए, येलो, ग्रीन, रेड। कलर के इम्पैक्ट एज वी नो कि हमें बहुत सारी चीजों के अलग अलग कलर के in these major tournaments and everything do matter a lot. जैसे मैंने बोला कि लाहौर का अगर हम सब एग्जांपल ले लें तो लाहौर के काफी फेवरेबल कलर्स है which are green and grey. ग्रीन का लेते हैं वो, that is a very suitable color for them. But again कुछ जो choices होते हैं जो टीम मेंबर्स के या कैप्टन के फेवरेबल टाइम पीरियड नहीं चल रहा होता, तो they tend to make some blunders and mistakes. तो जो करीब आते आते भी वो हो गए पिछले कुछ सालों से। they are, you have seen I guess कि they are doing better and better with time. बट अगेन इस टाइम पीरियड होता है। कराची किंग्स का बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, बट अगेन टीम मेंबर्स जो हैं, कैप्टन है, कुछ टाइम पीरियड इंडिविजुअल अच्छे चल रहे होते हैं तो एज अ टीम अच्छा नहीं चल रहा होता है। तो यस, कलर डज हैव अ लॉट ऑफ अफेक्ट एंड एवरीथिंग। सबसे ज्यादा जो कलर बेस्ट है वो है पेशावर ज़ल्मी का येलो रिप्रेजेंट्स जुपिटर and it's a very positive number. But again right now Wahab is going through this थोड़ा सा difficult time period that I see it's थोड़ा सा confusion, दो के ना इसकी वजह से वो आउट भी हुए कुछ और ये वो। बट अगेन ऑन द होल जो दूसरे टीम मेंबर्स है, की प्लेयर्स जो होते हैं टीम के, यू सी दैट के ना लास्ट जो नाइट उन्होंने दे प्लेड रियली वेल। तो ये सारा कॉम्बो बनता है इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का, कलर्स का, डेज का एंड एवरीथिंग, द टाइम दे आर प्लेइंग। कैप्टन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सी टीम के कैप्टन आपको लग रहा है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आगे देते रहेंगे? क्या फल? अभी देखिए, वी हैव येट टू सी लाहौर कलंदर्स। आई एम लाइक मुझे लाहौर कलंदर्स से काफी इनका टाइम अच्छा पीरियड है। बाबर आजम का भी दे विल पिक अप विद टाइम, जरा थोड़ा सा स्पेल होगा अंटिल 4th 5th फेब तक। जरा थोड़ा सा यू विल सी कि थोड़ा सा कंफ्यूजन या डिलेज होंगे मैचेस में, या कुछ थोड़ा ऐसे होता है ना टीम्स में एंड एवरीथिंग, यू विल गेट टू हियर न्यूज एंड एवरीथिंग। उसके बाद से एक मोमेंटम क्रिएट होगा जो कि बिकॉज देयर आर सर्टेन प्लैनेटरी पीरियड्स व्हिच आर गोइंग इन रेट्रोग्रेड, ये सारी चीजें होती है। सॉरी आई एम यूजिंग दोस टिपिकल एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स, बट या दैट्स हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। तो बिग टाइम वो होगा। और सरफराज का तो मैं पिछले 2 सालों से बोल रही हूँ कि ही इज गोइंग लाइक थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम पीरियड, जो उनका पेशेंस टेस्ट करना, हर जाविये से उनको टेस्ट किया जा रहा है। सो वो प्रॉब्ली ये वाले पीएसएल के बाद एंड होगा। तो लेट्स सी कि हाउ ही वर्क्स अराउंड, क्योंकि देखिए हमने कल ही मेड अ गुड टारगेट फॉर द अनदर टीम, बट अगर अगेन वो यही सारी चीजें हुई कि किस्मत साथ नहीं दिया। तो या मुझे बताइए, कराची किंग में बाबर आजम बड़ा बेहतरीन, लेकिन लक के हवाले से अगर बात की जाए, आपकी फल्कियात क्या कहती है? देखिए, बाबर आजम का इंडिविजुअली बहुत अच्छा टाइम पीरियड जा रहा है, मगर उनके जो कुछ टाइम प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वही मैं हमेशा बोलती हूँ, आई डोंट नो, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडिंग, कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजिकल व्यू भी लेना चाहिए लोगों को, क्योंकि यू सी के बड़ी बड़ी दुनिया टीम्स में ऐसे लोग होते हैं, दे डू टेक सम इनपुट
of astrology and everything in putting up their players and numbers and everything. आप देख रहे होंगे इंडिया में भी जर्सी नंबर्स तक वो लोग सेलेक्ट करके लेते हैं अपने. तो अगर वो थोड़ा सा टीम को जरा थोड़ा सेटअप करें विद सम एस्ट्रोलॉजी और किसी कोई भी इनपुट लें तो दे कैन डू बेटर. अगर बाबर आजम का इंडिविजुअल लेवल पे तो हो रहा है एंड अगेन आई एम सेइंग कि मोमेंटम क्रिएट होगा विद नेक्स्ट फ्यू मैचेस. कि आज जो मैचेस खेले जा रहे हैं, मतलब दो मैचेस तो उस हवाले से क्या आपके पास अपडेट्स है, क्या आपके सितारे क्या कहते हैं? मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर में आई सी लाहौर विनिंग. लेट्स सी इफ दे गो विद द सेम कैप्टन एंड टीममेट्स. अच्छा, ओके, फाइन, ठीक हो गया. अब मुझे बताया, अब हम तो कैप्टन्स की भी बात कर रहे थे, और अगर खास प्लेयर जो लोगों के अपने, आपका कोई खास अपना प्लेयर जो ये बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, आपकी पर्सनल कोई टीम भी बताएगा साथ में? टीम तो मुझे कोटा ग्लैडिएटर्स पसंद है, मगर आई रियली वांट टू, अगर हम ऐसे अगर उसमें एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बात करें तो रिजवान, बाबर, शाहीन, these three ना captains are going through a good time period as compared to वहाब की बात कर ले हम, और ना बाकी थोड़ा सा उनका थोड़ा सा, मगर these three captains having a very good time in their, जो मेरे पास डेटा है इनका जो बर्थ डेट और टाइम एंड प्लेस जो भी मेरे पास आता है. अच्छा, मुझे बताएं कि कुछ लोगों को कोरोना भी हुआ और वो 7 डेज के लिए करंटीना भी हुए, कमर का दर्द, जैसे शाहिद अफरीदी मुझे बहुत पसंद है, क्या लग रहा है इनका आगे कैसा रहेगा? सितारे इनके क्या कहते हैं? शाहिद अफरीदी के लिए कुछ टाइम पीरियड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, एज वो सेम गोज फॉर वहाब रियाज एज वेल, कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, थोड़ी कंफ्यूजन, कुछ क्योटिक लग रहा था सिचुएशन. बट अगेन अभी ये थोड़े दिनों के बाद इट विल गेट बेटर वंस वी विल एंटर फरवरी. 5th and 4th फेब के बाद थिंग्स विल बी बेटर. एंड आई एम सीइंग अगर शाहिद अफरीदी खेल लेते हैं या उनको इंक्लूड करते हैं टीम में तो ही विल बी प्लेइंग अ वेरी गुड स्पेल इंशाल्लाह. आई सी हिम डूइंग सम गुड परफॉर्मेंसेस दिस सीजन. सारा मुझे बताया कि लाहौर कलंदर अक्सर लोग बड़ी मेहनत करती है टीम, हर टीम बहुत मेहनत करती है. लाहौर कलंदर का आप कह रही हैं कि विनिंग की तरफ आपको लग रहा है कि भाई जीतती हुई दिखाई देगी. कैसे, मतलब ये पिछले इतने मैचेस इनके इतने बड़ी कोशिश की लेकिन इतना भाव नहीं रहा, लेकिन आपकी निगाह में क्या, मतलब कैसे सितारे ऐसे कैसे आ गए कि वाकई जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, एक तो कैप्टन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो डेटा मेरे पास है शाहिनशाह अफरीदी का, उनका नेम कंप्लीट जो होता है यूज करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें जब जॉट डाउन करते हैं हम उसको सारी चीजें करते हैं, तो इट सीम्स वेरी फेवरेबल फॉर द टीम. तो शाहिनशाह अफरीदी वाज द बेस्ट चॉइस दिस ईयर के वो कर ले. अगर इसके बावजूद कोई ब्लंडर होकर ना जीते तो दैट्स अनदर थिंग, बट थिंग्स आर वेरी मच फेवरेबल अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी. मैंने किया उनके जर्सी कलर्स ले ले, उनके कैप्टन के और कुछ फ्यू टीम में जो इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स होते हैं उनको सब, जब मैंने सबको एवेल्युएट किया तो इट सीम्स लाइक वेरी फेवरेबल कि उनको फाइनल्स में जाना चाहिए और फाइनलिस्ट हो सकते हैं या फाइनल भी जीत सकते हैं. इनके अंदर टेंडेंसीज है इस साल, क्योंकि नंबर जो वीनस होता है 2022 जो हमारा होता है वो एड्स अप टू नंबर 6 और इनके लिए फेवरेबल है वो. इट्स अ फ्रेंडली नंबर फॉर देम. तो हम जब एवेल्युएट करते हैं सारी चीजें तो इट सीम्स क्वाइट फेवरेबल. तो लेट्स सी, hopefully इंशाल्लाह this year they might win. इंशाल्लाह. सारा मुझे बताया, डेटा आप कह रही थी हम डेटा इकट्ठा करते हैं और इंशाल्लाह ताला पीर की सुबह जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला अजीज हाजिर खिदमत होंगे. अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल, खुश रहिए, खुश रखिए अपने मेज़बान. सिटी 10 से दीजिए इजाजत. अजहर अली बेग को. पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान.